वर्सेस पाकिस्तान, नहीं जी, हमको ये वर्सेस वाला बड़ा मजा आता है, चाहे वो मैच हो चाहे रेल ट्रेन से क्यों ना हो। अब हमें इस तरह मिल गई है, डिफरेंस हम देखने लगे इंडिपेंडेंस के बाद से बड़ी जबरदस्त सही रिसर्च बेस्ड वीडियो होगी, जहाँ तक मेरा ख्याल है। देखते हैं सब। 15 अगस्त 1947 आधी रात भारत आजाद होता है, लेकिन उसी वक्त शुरू होती है दुनिया की सबसे बड़ी मानवीय पलायन की कहानी। ब्रिटिश साम्राज्य पीछे हटता है और एक लकीर खिंच जाती है, एक ऐसी लकीर जो सिर्फ जमीन को नहीं बल्कि शहरों को, परिवारों को और खास तौर पे रेलवे की पटरियों को भी बांट देती है। लाइन तो खिंच जाती है, पर लाइन के दोनों तरफ रहने वाले लोग अपने अपने मुल्क जाना चाहते हैं और यहाँ शुरू होता है एक डरावना और सबसे मुश्किल सफर। और बहुत लोगों के लिए अपने अपने मुल्क में वापस जाने के लिए रेलवे एक मात्र साधन था। 15 अगस्त 1947 से लेकर के सितंबर 1947 तक करीब 7 लाख लोगों ने ट्रेन में सफर किया, जिनमें से कई लोग तो अपने मंजिल पे पहुंच गए, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग थे जो अपने मंजिल पे पहुंच नहीं सके और बीच रास्ते में ही अपना दम तोड़ दिए। जिंदा बचे लोग जो अपने नए देश में पहुंचते हैं और पीछे मुड़ के देखते हैं तो बहुत कुछ खो चुके थे। ऐसे बहुत सारी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां आपको सुनने को मिलेंगी पार्टीशन के दौरान, जब लाशों से भरी ट्रेनें जा रही थी और लोग एक दूसरे के खून के प्यासे बन चुके थे। और ऐसे में ना बहुत सारी कहानियां थी जहां लोगों ने अपनी जान बचाई जैसे तैसे करके। ऐसी ही कहानी राजेंद्र सिंह जी की थी, जिन्होंने ट्रेन की सीट के नीचे बैठ करके अपनी जान बचाई थी, और उनकी जुबानी सुनिए कि किस तरह का मंजर था वो। अब सामान आके पकड़ पकड़ के बाहर निकाल के मारते थे, लेकिन हम ऐसे कमरे में जब बंद बैठे थे, कोई सीटों के नीचे, कोई ऊपर, पर पता नहीं लगे इधर। हमारे रिश्तेदार ने देखा, लोगों को देखा, हमने गाड़ियों को आना मारना, जब गाड़ी में थे बाहर प्लेटफॉर्म पर मारना शुरू कर दिया। कई गाड़ी विभाजन से पहले भारतीय रेलवे दुनिया की सबसे बड़ी रेलवे प्रणाली में से एक थी, जहां की ट्रैक की लंबाई करीब 66,000 किलोमीटर थी। वहीं हमारे पास करीब 8,500 इंजन थे। रेलवे ब्रिटिश भारत की जीवन रेखा थी जो व्यापार, प्रशासन और लोगों को एक साथ जोड़ती थी। जब देश बटा तो रेलवे बटी और भारत के हिस्से में करीब 55,000 किलोमीटर लंबा रेल ट्रैक आया और पाकिस्तान के हिस्से में आया 11,000 किलोमीटर का रेल मार्ग, जिसमें मुख्यतः पंजाब, सिंध और बंगाल का जो रेल नेटवर्क था वो शामिल था। और इस वीडियो के अंत में बताऊंगा कि हमारी रेलवे यहाँ से कहाँ पहुँच गई और पाकिस्तान रेलवे इतना मिलने के बाद आज किस हालत में है। खैर, बंटवारा तो हो चुका था, लेकिन रेलवे को चलाना इतना आसान काम नहीं था। भारत के लिए तो फिर भी ठीक था, क्योंकि भारत के पास बहुत सारे जो रेलवे के कर्मचारी थे वो रह गए थे, लेकिन पाकिस्तान में बहुत ही कम कर्मचारी बचे थे। और उस टाइम पे भारत ने हेल्प की थी अपने कर्मचारी वहां भेज करके, ताकि पाकिस्तान रेलवेज को कम से कम वो आगे बढ़ा सकें। लेकिन ये सब बहुत दिनों तक चल नहीं पाया, क्योंकि आज़ादी के सिर्फ कुछ महीने बाद ही पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पे हमला कर दिया ताकि वो उस हिस्से को हड़प सके। अब ये सब करने के बाद जाहिर तौर पे पाकिस्तान से हमारा संबंध खराब हुआ, जिस कारण से जितने भी स्टाफ और कर्मचारी थे वो सभी वापस भारत आ जाते हैं। और ऐसे में अब पाकिस्तान के पास बहुत ही लिमिटेड कर्मचारी बचते हैं उनकी रेलवे को ऑपरेट करने के लिए। अब यहाँ से पाकिस्तान को खुद अपने दम पे खड़ा होना था, बिना किसी पर्याप्त संसाधनों के। 1951 में भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण होता है और लगभग इसी टाइम पे पाकिस्तान रेलवे का भी राष्ट्रीयकरण होता है, जहां पे उनका वेस्टर्न पाकिस्तान रेलवे और ईस्टर्न पाकिस्तान रेलवे फॉर्म होता है। तो जो आज का पाकिस्तान है वो वेस्टर्न पाकिस्तान रेलवे था, और जो उस जमाने का बांग्लादेश यानी कि पाकिस्तान का हिस्सा था, उस टाइम पे वो ईस्टर्न पाकिस्तान रेलवे था। 1954 में जब भारतीय रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ बढ़ रही थी, तब उस टाइम पे पाकिस्तान रेलवे प्योर डीजल की तरफ बढ़ रही थी। वैसे अनडिवाइडेड इंडिया में हम ऑलरेडी इलेक्ट्रिफिकेशन कुछ हिस्से में कर चुके थे, जहां पे WCP-1 एक ऐसा लोकोमोटिव है जिसको हमने स्विट्जरलैंड से इंपोर्ट किया था, उसका यूज करते थे उस सेक्शन पे। और ये वही वक्त था जब भारत ने अपने खुद के लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की नींव रखी थी और वेस्ट बंगाल में चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स की शुरुआत हुई थी। इसके बाद मद्रास यानी आज के चेन्नई में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री का शुभारंभ हुआ, जहाँ पे हम खुद का अपना कोच बनाना शुरू कर चुके थे। यहाँ आज़ादी के करीब एक दशक बाद इतना सब कुछ बना रहे थे हम, वही पाकिस्तान उस वक्त भी अमेरिका और इंडिया के दिए हुए इंजन इस्तेमाल कर रहा था। भारत में 1957 में RDSO यानी कि रिसर्च, डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन का जन्म हुआ। वो बना जहाँ पे हम रेलवे में नई टेक्नोलॉजी जो है वो शामिल करने लगे, और अब ना हम बाहर के टेक्नोलॉजी पर निर्भर नहीं थे, यहाँ पे हम खुद की अपनी टेक्नोलॉजी जो है वो तैयार कर रहे थे। की कमी की समस्या को सुलझाने के लिए एक संस्था बहुत काम कर रही है। संस्था का नाम है अनुसंधान, अभिकल्प और मानक संगठन, भारतीय रेलवे।
चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स के बनने के कुछ ही साल बाद 1961 में हमने अपना पहला इंजन वहां से निकाला जो कि WCM5 था और इसका नाम लोकमान्य रखा गया। यहाँ पे हमारी भारतीय रेलवे नई नई टेक्नोलॉजी ला रही थी, खुद के दम पे खड़ा हो रही थी। वहीं पाकिस्तान में इसका ठीक उल्टा हो रहा था। वहाँ पे युद्ध के बारे में विचार किया जा रहा था, जिस कारण से 1965 में पाकिस्तान फिर से हमारे देश पे हमला करता है, जिस कारण से हमारी जो रफ्तार थी वो थोड़ी सी कम होती है। लेकिन ये रफ्तार बहुत देर तक नहीं थमी रहती है और 1969 में नई दिल्ली से कोलकाता के बीच हम देश की पहली राजधानी एक्सप्रेस चलाते हैं जो करीब 120 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार में चली थी। और इस तरह की ट्रेन चलाने का सपना फिलहाल पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता था। पाकिस्तान अभी भी इंपोर्ट किए गए कोचेस और इंजन्स के भरोसे था, जिस कारण से उनका जो रोलिंग स्टॉक था वो दिन प्रतिदिन डिग्रेड होता गया और उनकी रेलवे जो है उसकी हालत खराब होती गई। और 1970 में उनका पहला कैरेज फैक्ट्री इस्लामाबाद में खोला गया, पर वो भी एल्स्टॉम के हेल्प से, और वहाँ पे मोस्टली असेंबली का काम जो है वही होता था। वहाँ पाकिस्तान अभी भी दूसरों पर निर्भर था और यहाँ पे हम अपना खुद का इंजन और कोच बना ही रहे थे। साथ ही साथ अब हम रेल की पटरियाँ, स्लीपर्स और रेल के व्हील्स बनाना भी शुरू कर चुके थे। और फिर आता है 1971 और ये ईयर तो सभी को याद होगा क्योंकि इस टाइम पे बांग्लादेश का गठन हुआ था। हमारा और पाकिस्तान का युद्ध भी चला था जहाँ पे उनके करीब 93,000 फौजियों को हमने सरेंडर करवाया था। और यहाँ पे ना भारतीय रेलवे जो थी वो तो आगे बढ़ रही थी, लेकिन पाकिस्तान रेलवे दो हिस्से में बढ़ जाता है और अब उनका ईस्टर्न पाकिस्तान रेलवे बन जाता है बांग्लादेश रेलवे। वैसे उस जमाने में बांग्लादेश के पास मीटर गेज का एक बहुत बड़ा नेटवर्क था और आज भी अगर आप देखो तो बांग्लादेश में मेजॉरिटी में आपको मीटर गेज रूट जो है वो देखने को मिलेगा। और एक चीज़ ये भी गौर करने वाली है कि युद्ध में तो हमने बांग्लादेश का साथ दिया ही था, साथ ही साथ उनको अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए हमने अपना खुद का इंजन भी उनको दिया था। उनको बहुत सारे रोलिंग स्टॉक जो है वो हमने दिए थे ताकि वो अपनी रेलवे को अच्छे से चला सकें। लेकिन आज की अगर बांग्लादेश की बात करूँ ना तो थोड़ा सा अजीब लगता है कि हमने उस टाइम पे इस कंट्री की इतनी हेल्प की थी। और ये सिर्फ उस टाइम की बात नहीं है, बल्कि आज से कुछ साल पहले भी हमने बांग्लादेश को बहुत सारे इंजन गिफ्ट के रूप में दिए थे। खैर यहाँ पे गिफ्ट सिर्फ बांग्लादेश को नहीं बल्कि पाकिस्तान को भी मिले थे। चीन और अमेरिका ने उनको एड के तौर पे बहुत सारे इंजन जो है वो गिफ्ट में दिए थे। तो ये एक फर्क था कि एक देश अभी भी खैरात में मिली हुई लोकोमोटिव्स को चला रहा था और यहाँ पे अपना खुद का लोकोमोटिव जो है वो तैयार कर रहे थे। 1988 ये वो साल था जब हमने दिल्ली से झांसी के बीच में अपनी पहली शताब्दी एक्सप्रेस चलाई थी जो 140 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार में चलती थी। और उस वक्त तक हमने मेजॉरिटी में इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया था, जिस कारण से बहुत सारे इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव चला करते थे उन दिनों। यहाँ पे हमारी रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन का सोच रही थी। वहीं पाकिस्तान में 1993 में उसका पहला लोकोमोटिव फैक्ट्री जो है वो खुला रिसालपुर में, जहाँ पे वो खुद भी बनाता नहीं था बल्कि असेंबल जो है वो करता था एल्स्टॉम की हेल्प से। 90s के दौर में ग्लोबलाइजेशन के कारण से हमारी पूरी इकनॉमी शिखर पे थी, वहीं पाकिस्तान रेलवे और पाकिस्तान की इकनॉमी पटरी से उतर रही थी। 1998 में पाकिस्तान में वही जो बंटवारे वाली लाइनें बिछाई गई थी उन्हीं पे ट्रेनें चल रही थी। कोई नया रेल मार्ग जो है वो नहीं बनाया गया था और यहाँ पे हम गेज कन्वर्जन, रेलवे के दोहरीकरण और इलेक्ट्रिफिकेशन का काम जोरों शोरों पे कर रहे थे। और ये वही वक्त था जब वेस्टर्न घाट जो कि रेलवे नेटवर्क से वंचित था, यहाँ पे हमने कोंकण रेलवे की स्थापना की। कोंकण रेलवे में पहली ट्रेन चलाई। 756 किलोमीटर इस लंबे रेल मार्ग को बनाना बहुत ही चुनौतीपूर्ण था क्योंकि यहाँ पे हमने करीब 2100 छोटे बड़े पुल बनाए और करीब 92 टनल्स का निर्माण किया। तब जाकर के कोंकण रेलवे कंप्लीट हुआ और फाइनली वेस्टर्न घाट्स में ट्रेन चलना शुरू हो गई। वाकई में हमारे भारतीय रेलवे की एक अद्भुत रचना थी और उस जमाने में ये सच में बहुत कठिन काम था। खैर पीछे जो कुछ भी हुआ इससे सीख लेकर के पाकिस्तान को यहाँ से आगे बढ़ना था, लेकिन यहाँ पे फिर से पाकिस्तान युद्ध के बारे में सोचता है और 1999 में करगिल वॉर छिड़ जाती है। लाहौर बस समझौता, हमने लाहौर के लिए बस चलाई थी लेकिन पाकिस्तान ने धोखा दिया और फिर से ये देश युद्ध के बाद बहुत पीछे चला जाता है। सोचो हमने 2003 में अपने टिकट की ऑनलाइन बुकिंग करनी शुरू कर दी थी, वहीं पाकिस्तान रेलवे अपने यात्रियों के लिए मोहताज होने लगा। मतलब इस कदर लोग रेलवे से पीछे हटने लगे। ये वो वक्त था जब हम WP5 और WP7 इंजन बना रहे थे जो कि बहुत ही सफल इंजन है हमारे इंडियन रेलवेज में, और साथ ही साथ अपने जो ट्रेनों का इलेक्ट्रिकरण है उसको भी शुरू कर दिया था ताकि हमारी ट्रेनों की रफ्तार जो है वो और बढ़ाई जा सके। वहीं पाकिस्तान रेलवे अभी भी चाइना के भरोसे बैठा था और उसकी जो ट्रेनों की रफ्तार थी वो बहुत मुश्किल से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की थी। आज हमारी रेलवेज ऑलमोस्ट 100% इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ बढ़ रही है। वहीं पाकिस्तान में बस कुछ हिस्सा इलेक्ट्रीफाइड था। उनका जो लाहौर से खानेवाल का सेक्शन था अराउंड 290 किलोमीटर का, सिर्फ वही इलेक्ट्रीफाइड था, लेकिन वो भी 2011 में खत्म कर दिया गया कुछ टेक्निकल इशू कारण से। वैसे चाइना
चाइना ने सी पैक यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत उनका जो कराची से पेशावर तक का जो रेलवे मार्ग है ना, उसको थोड़ा मॉडिफाई करने का प्लान किया था, जो कि उनका मेन लाइन 1 था, और उसकी रफ्तार जो है वो अराउंड 105 से 160 किलोमीटर पर आवर की बढ़ाने की गई थी और उनका दोहरीकरण होना था। लेकिन आज तक ये जो इनका जो प्रोजेक्ट है वो शुरू हो नहीं पाया है और पता नहीं ये कब तक इनका ख़त्म होगा। अभी तो शुरू नहीं हुआ है, लेकिन एक चीज़ ये भी है कि जब तक शायद शुरू हो तब तक हमारे देश में पहला बुलेट ट्रेन अहमदाबाद से मुंबई तक चल जाए। इसकी रफ्तार करीब 320 किलोमीटर पर आवर की होगी। आज हमारी रेलवे में हर तरह के लोगों के लिए ट्रेन चलती है, मतलब जिन लोगों को वंदे भारत में सफ़र करना है, पैसे खर्च करके वो उसमें सफ़र करते हैं। और अभी अमृत भारत ट्रेन चलाई गई है, जो लोग ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते लेकिन उनको प्रायोरिटी चाहिए, तो उनके लिए ये ट्रेन जो है वो बहुत ही बेस्ट है। और भविष्य में हम और अमृत भारत जैसी ट्रेन चलाने की उम्मीद जो है वो गवर्नमेंट से कर सकते हैं। वहीं पाकिस्तान में कुछ गिनी चुनी ट्रेन जैसे कि जिन्ना एक्सप्रेस हो गई, कराकोरम एक्सप्रेस हो गई और उनकी ग्रीन लाइन एक्सप्रेस हो गई, यही ट्रेनें कुछ थोड़ी सफल बोल सकते हैं, लेकिन इनका कंपैरिजन जो है वो हम अपनी ट्रेन से नहीं कर सकते। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आज़ादी के वक्त हमारा रेल नेटवर्क करीब 55,000 किलोमीटर का था, जो कि अब अराउंड 68,000 किलोमीटर का हो चुका है। वहीं पाकिस्तान का जो उस समय पे करीब 7,500-8 हज़ार का था, वो अभी भी इसी पे कायम है, मतलब उनमें कोई ज़्यादा इजाफा जो है वो नहीं हो पाया है। वैसे बात तो सही है कि यहाँ पे हम पाकिस्तानी रेलवे का भारतीय रेलवे से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान कहाँ और भारत कहाँ। तो यहाँ पे अगर मैं उसके जो हम सफ़र है, जो उसका दोस्त है टर्की से अगर कंपेयर करता हूँ, तो यहाँ बिल्कुल अच्छा कंपैरिजन होगा। यहाँ पे पाकिस्तान और टर्की का जो लैंड एरिया है ना, वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, लैंडफॉर्म एक जैसा है, मतलब नदियाँ हैं, पहाड़ हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो टर्की का रेल नेटवर्क है वो पाकिस्तान से करीब 10,000 किलोमीटर लंबा है। उनके पास हाई स्पीड ट्रेन है, ऑलमोस्ट सारा रूट इलेक्ट्रिफाइड है। तो यही फ़र्क है कि यहाँ पे एक देश युद्ध और बाकी अदर एक्टिविटीज़ में विलुप्त रहा और एक देश सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ने का सोचा। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि आज़ादी के वक्त पाकिस्तान के हिस्से में करीब 1100 इंजन थे, लेकिन आज़ादी के बाद अगर अभी की बात करूँ मैं, तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ 500 इंजन बचे हुए हैं। वही हमारे पास करीब 14,000 इंजन हैं। हमारे पास डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, जहाँ पे मालगाड़ियों की रफ्तार अराउंड 100 किलोमीटर की होती है, और वहीं पाकिस्तान में ना कुछ पैसेंजर ट्रेन भी इस रफ्तार में नहीं चल पाती होंगी। 1947 से उनके पास भी एक कश्मीर है, जो कि हमारा ही हिस्सा था। उनका जो कश्मीर है ना, मतलब जो उनका ऑक्युपाइड कश्मीर है, वो बेसिक फैसिलिटी के लिए वहाँ पे लोग मरते हैं, और यहाँ पे हमारा जो कश्मीर है वो पूरे देश से अब कनेक्ट हो चुका है। यहाँ पे सच में कोई भी कंपैरिजन नहीं बनता इंडिया और पाकिस्तान की रेलवे का, लेकिन आपको ये बताना था कि रेल की पटरियाँ केवल लोहे की नहीं होती, ये सपनों की धाराएं होती हैं। एक देश ने अपने सपनों को अपने दम पर आगे बढ़ाया और दूसरा अभी भी दूसरों की पटरियों पर चलने की कोशिश कर रहा है। आज़ादी एक तारीख नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी होती है, और उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए हमें सिर्फ आज़ाद होना नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भी होना पड़ता है। 15 अगस्त 1947 को दोनों देशों ने एक साथ अपना पहला कदम उठाया, लेकिन मंजिल उसी को मिलती है जो रास्ता सही चुनता है। एक ने अपने आप को आत्मनिर्भरता, विकास और तकनीक की तरफ मोड़ लिया, दूसरा अभी भी गुजरे जमानों की धूल समेट रहा है। और अंत में सिर्फ ट्रेन नहीं बल्कि सोच की दिशा भी ये तय करती है कि कौन कहाँ जाएगा, कौन आगे बढ़ेगा और कौन पीछे छूट जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल ठीक है भाई ने, भाई कोई कंपैरिजन नहीं बनता। तो हम लोग खुद कहते हैं यहाँ पे सारे, और सब कहते हैं, सिर्फ ये नहीं कि हम भी कह रहे हैं। यहाँ तो बिल्कुल कंपैरिजन नहीं बनता। इकट्ठे देखिए, मुल्क दोनों आज़ाद हुए और दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप सेक्टर सिर्फ रेल का ही सेक्टर देख लें ना, तो आप 100% भी कह सकते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन बनता ही नहीं है। हम तो अभी भी कहते हैं अपनी धूल ही पीछे से वो इकट्ठी करते फिर रहे हैं, और इंडिया अपने दम पे, अपने बलबूते पे कहाँ से कहाँ जा चुका है। देखें, आज़ाद एक साथ हुए हैं, लेकिन एक ने खुद से अपने सारे लोकोमोटिव बनते हैं, पटरियाँ बनना शुरू हो गई खुद से, पूरी वो क्या इनके वो कोचेस बनते हैं, पूरी ट्रेन्स बन रही हैं। एक्सपेंसिव ट्रेन्स आप सफ़र करना चाहते हैं, आपको वो भी मिल जाएगी। आपको कम से कम फेयर पे चाहिए, कम से कम फेयर पे आपको कोई भी ट्रेन चाहिए। अमृत की इन्होंने नाम लिया, फिर वंदे भारत का भी नाम लिया, तो आपको उससे पे भी 10 रुपये की टिकट पे भी आप इतना अच्छा सफ़र कर लेंगे, अपना कोई मसला नहीं है। और हमारे यहाँ पे हमारे तो कहते हैं, मुझे चाइना ने हेल्प की थी उस टाइम की, जो वो आगे थे हमारे पे इंजन शायद अभी भी वही है। कहाँ 500, कहाँ हज़ारों की बात हो रही है, 14,000 और 500 का कंपैरिजन। हमारी पटरियों का उन्होंने ट्रैक बताया, पूरे इंडिया में पूरा पटरियों का जाल। हमने तो सेक्टर ही अपना इसका रेलवे से स्टार्ट किया इंडिया का, और फिर अपना देखते तो 2-3 हम नाम ले सकते हैं कि हमारी ट्रेन है जिनको थोड़ा
सा कह सकते हैं कि बेहतर है, लेकिन फिर भी ना खैर भाई ने 1947 से स्टार्ट किया हिस्ट्री से और फिर सारी बातें करते आए हैं, बड़ी अच्छी बातें थी। कोई ऐसा नहीं था इसमें कि हम कहेंगे नहीं जी हम बड़ी तरक्की कर रहे हैं, कोई ऐसी रेलवे में हमारी तरक्की कुछ नहीं है भाई। स्पीड कहते हैं जो हमारी फेट्स होती है ना, माल बरदार जो गाड़ियाँ हैं वो ज़्यादा बल्कि स्पीड से चली जाती है। हमारी पैसेंजर ट्रेन बेचारी बस बैठ जाए तो उसके बाद आप पहुँच जाएंगे, 2-3 दिन का सफ़र हो जाता है आपका, घंटों का सफ़र जो होता है। तो बस अब क्या कह सकते हैं भाई, ये तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए था कि कुछ ज़रा ध्यान करें, अपने इस सेक्टर की तरफ भी आएँ, अब ट्रेन का जाल बिछाएं। वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए, वो पहाड़ काट के कश्मीर तक वो सारी कनेक्टिविटी उन्होंने कर दी है और लोग इतना प्राउडली फील कर रहे थे कि कुछ टाइम में ना यहाँ पे बुलेट ट्रेन भी आ जाएगी। और हम लोग सोच सकते हैं भला बुलेट ट्रेन के बारे में फिलहाल के प्लांट्स वगैरह लगाए, फैक्ट्रीज वगैरह लगाई भी है कहीं पे पाकिस्तान में, तो वो भी असेंबल्स करते रहते हैं उन पार्ट्स को। मतलब खुद से अपनी बेस पे क्यों नहीं बनाते, यहाँ पे ट्रेन्स बने, इंजन बने, उसी तरह सारा कुछ हो, सारी तरह पूरी कनेक्टिविटी हो। लोग तो जान छुपाते बाद में, तो ये हमारे ट्रेन वाले तो पैसेंजर ढूंढते फिरते थे क्योंकि ट्रेन में हमारी रेल में भी सफ़र कर ले कोई, लोगों ने छोड़ ही थी ट्रेन से यहाँ पे। तो हमें खुद नहीं पसंद ट्रेन का ये सफ़र, ये सारा कुछ हमने ना कभी इतने किए हैं, तो बस वही। लेकिन इंडिया में आप उसके बगैर सर्वाइव ही नहीं कर सकते, आपको पता है इतना ज़बरदस्त ये वहाँ का ट्रैवल मीडियम है। क्या कह सकते हैं भाई, हम तो गवर्नमेंट पे कहेंगे कि वो थोड़ा फोकस हमारे भी करें, बाकी इंडिया को तो शाबाशी देंगे भाई जितना उन्होंने अपने आप को तरक्की इस अपने सेक्टर को उन्होंने स्ट्रॉन्ग किया और अभी भी कर रहे हैं, बड़े ज़बरदस्त है जी। इसी तरह कोई और इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं, कोई और वीडियो लेके आते हैं, तब तक थैंक यू जी, फिर मिलते हैं आपसे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं।